हेलो एवरीवन, ये विद्युत फिर से वापस अपने चैनल में आप लोग को वेलकम करता है। इस बार मैं बात करूंगा कमिंग टू अमेरिका पार्ट 2 का, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक बार में दिखाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं डिफरेंट पार्ट्स में दिखा रहा हूँ। होपफुली ये आप लोग को हेल्प करेगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लोग ने डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया, तो मैं सारी चीज़ बताऊँगा धीरे धीरे करके। तो थैंक यू फॉर द पेशेंस। तो आज मैं सबसे पहले जो बात करना चाहता हूँ वो लोग जब यहाँ आए तो कैसे आए। तो सबसे पहला चीज़ है आदमी को एजुकेशन के थ्रू अमेरिका में आने के लिए। एजुकेशन जैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा डिफरेंट वीसास, जैसे बिजनेस वीसा हो गया, J1 वीसा हो गया, F1 वीसा हो गया, H1B वीसा हो गया। कुछ होते हैं जो कि एक्सेप्शनल क्वालिटी जिसको रहता है उसके लिए होता है, जिसको ओ वीसा बोलते हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप जब वीसास के थ्रू जा रहे होगे तो सबसे पॉपुलर जो वीसा है इंडिया से यहाँ आने के लिए वो है बेसिकली स्टूडेंट वीसा। तो स्टूडेंट वीसा जो है उसको बोलते हैं लोग F1 बोलते हैं। उसको लेके लोग यहाँ हाई स्टडीज़ के लिए आ सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग को यहाँ आना चाहिए अपना मास्टर्स करने के लिए या पोस्ट ग्रेड या ग्रेजुएट स्कूल के लिए। अगर आप एजुकेशन के थ्रू आ रहे हो तो आप ट्राई करो F1 वीसा लेने के लिए। F1 वीसा के बाद आपको एक I-20 आएगा जहाँ भी स्कूल से आप एक्सेप्ट होते हो। I-20 बेसिकली होता है एक तरह का फॉर्म जो कि आप लेके जाते हो अमेरिकन एम्बेसी में। वो लोग सारा देखते हैं पेपर वर्क्स और आपको फिर कोई इंटरव्यू करेंगे और वीसा फिर स्टैम्प हो जाएगा। यूएस में बेसिकली आने के लिए ऐसा नहीं कि बस मन किया आने का और आप यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि वीसा एक बार अगर रिजेक्ट हो गया आपका तो फिर आपके पासपोर्ट पे वो वीसा मिलना बड़ा मुश्किल है। अमेरिकन वीसा जो पढ़ने वाला होता है उसके एक सेट प्रोसेस है। जो वेबसाइट आप लोग देख सकते हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसे यूएस इमिग्रेशन सर्विसेज की सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा उस पर। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि मैं कोई कंसल्टेंट हूँ नहीं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें आप सारा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे फॉर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जैसे जिस अकॉर्डिंगली आपको परस्यू करना है यहाँ आने के लिए स्टूडेंट वीसा के लिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। दूसरा वीसा जो मैं लोग को रिकमेंड करता हूँ यहाँ आने के लिए है वर्किंग वीसा। लेट्स से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप अपना बैचलर्स इंडिया में कर रहे हो कि 3 साल का है, तो आप ट्राई करो कि मास्टर्स का भी 1 साल कर लो, क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स 4 साल की होती है। इंडिया में सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं 4 साल तो होती ही होगी। अगर 3 साल वाले जो लोग होते हैं, जो आर्ट्स वाले लोग होते हैं, कॉमर्स वाले लोग होते हैं, जो आफ्टर 12th जो जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई करने, तो उनको 1 साल मास्टर्स का करके फिर आना चाहिए, आपको वीसा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आदमी को जैसे काम के सिलसिले में एक वीसा होता है जिसका नाम है H1B, जो कि बहुत पॉपुलर है। आपको सब लोगों को पता होगा उसके बारे में। उसमें एक सेट प्रोसेस होता है। उस वेबसाइट पे आपको फिर अलग अलग वीसास के अलग अलग वेज मिल जाते हैं और प्रोसेस मिल जाता है, फॉर्म मिल जाता है, सारा चीज़ आप खुद कर सकते हो। अगर कोई इमिग्रेशन लॉयर आप हायर करते हो तो ऑफ कोर्स नथिंग लाइक इट, क्योंकि वो आपको बताता जाता है, उसका काम ही होता है बताने के लिए। एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉशन ये है कि इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स और ब्रोकर्स और बिजनेसेस होंगे जो आपको बहुत तरह के रास्ता दिखाएंगे कि आप यहाँ ऐसे आ सकते हो। मगर इंडियंस के लिए मैं रेकमेंड करूँगा 2 ही वीसा। या तो आप पढ़ने आओ जो कि F1 वीसा है, या आप काम करने आओ जो कि H1B वीसा है। यहाँ अगर आपकी नौकरी लगी है तो आपके एम्प्लॉयर जो है वो आपको स्पॉन्सर करता है। जनरली स्पीकिंग लोग जब यहाँ आते हैं तो वो फुल टाइम रहना चाहते हैं। उसके बाद लोग मास्टर्स करने के बीच में ही उनको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसमें डिफरेंट वीसाज होता है, जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है। 2 वीसा मैंने बात किया अभी, जो कि एक होता है F1 वीसा जो कि पढ़ने के लिए यूज़ होता है, H1B वीसा जो कि काम करने के लिए आप यहाँ आते हो। मैं दोनों वीसा पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये 2 वीसा ही मेरे तरफ से रेकमेंडेड
पाथ है यहाँ आने के लिए, कि जनरली लोग जब आते हैं यहाँ पे तो वो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, और इन दोनों वे से ही उनको ग्रीन कार्ड जो कि यूएस परमानेंट रेसिडेंटशिप है वो आदमी को मिल सकता है, जो कि यहाँ रहने के लिए परमानेंटली रह सकते हो। जो H1B वीसा है उसमें तो आप स्ट्रेट यहाँ आ गए, काम करने लगे, 3 साल का वीसा होता, फिर आपको 3 साल और उसकी एक्सटेंशन मिलती है। तो उसके अंदर आप अगर काम अच्छा करते हो तो एम्प्लॉयर जो है आपके लिए ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करता है। तो ग्रीन कार्ड बेसिकली इमिग्रेंट वीसा होता है जो कि आप यहाँ माइग्रेट करना चाहते हो। काम जब करने आओ तो बहुत तरह की वीसाज होती हैं उसमें। एक वीसा का नाम होता है एक्सचेंज वीसा, जिसका जे वीसा बोलते हैं। तो वो जे वीसा क्या होता है कि आप इतने टाइम के लिए आओ, काम करो और फिर वापस चले जाओ। कुछ वीसा होता है जो कि आप कंपनी के थ्रू आते हो तो वो आपको L1 वीसा देंगे। तो L1 वीसा क्या होता है कि L1 वीसा में आपको उसको कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है टू गेट द ग्रीन कार्ड। तो आप फिर फंस जाते हो, आपको फिर वापस जाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है। तो मेरा जो मेन इंटेंशन है, मैं ऑफ कोर्स बात करूँगा कैसे लोग डोमेस्टिक हेल्प वाले कैसे लोग आते हैं जो कि वोकेशनल पढ़ाई किए होते हैं वो कैसे आते हैं, मगर अभी इस एपिसोड में मैं खाली बोलना चाहता हूँ जो लोग टिपिकल जो वे है जो आने का यहाँ पे पढ़ाई करके या नौकरी करके, नौकरी वो भी टेक्निकल साइड, मतलब जो इंजीनियरिंग साइड या किए हैं या बिजनेस साइड किए हैं, एंड दैट इज ऑल प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर जिसको बोलते हैं यहाँ पे। जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी अलग टाइप की वीसा होती है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि लोग F1 पर आए तो उनके जो डिपेंडेंट आ रहे हैं उनको F2 वीसा मिलता है। F2 वीसा जो होता है उस पर लोग काम नहीं कर सकते, आप रह सकते हो। H1B वीसा होता है तो उसके डिपेंडेंट को H4 वीसा मिलता है, वो काम नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ आती है, मतलब स्पाउस या आता है, तो वो अगर अपने नौकरी ढूंढ लिया तो उसको फिर अपना स्टेटस चेंज करना पड़ता है H4 से लेके H1 पे। तो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप मन बना लेते हो कि यूएस आना है और मुझे यूएस में आके रहना है, तो आप अप्लाई करोगे नॉन इमिग्रेंट वीसा के लिए। तो नॉन इमिग्रेंट वीसा ये होता है कि आप यहाँ पर वैसे तो आप माइग्रेट करना चाह रहे हो, लेकिन आप नॉन इमिग्रेंट वीसा लोगे, क्योंकि इमिग्रेंट वीसा लेने के लिए या तो आपको अमेरिकन सिटीजन से शादी करना पड़ेगा, तो आप पहले से ही बता रहे हो यूएस गवर्नमेंट को कि हम यहाँ पे आकर बसना चाहते हैं हमेशा के लिए। अभी मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि यूएस आना आसान है, यूएस आने के लिए आप कोशिश करो, मगर हमेशा एक लीगल वे में सारा प्रोसीजर और सारा अपना होमवर्क सही करो, तभी यहाँ पहुँचो। क्योंकि वीसा मिलना एक चीज़ है और वीसा मिलने के बाद जब आप यहाँ पहुँचोगे तो सारा पेपर वो देखते हैं इमिग्रेंट ऑफिसर यहाँ पे। अगर उनको यहाँ पे डाउट हुआ कि आप ऐसे वैसे करके पहुँच गए हो, जस्ट अंदर घुस गए हो, तो वो आपका वीसा वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे और आपको वापस उसी प्लेन से वापस भेज देंगे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ना सारा पढ़ाई जो है 4 साल की, जिसकी अंडरग्रेड 3 साल की है, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल का और मास्टर्स कर लो। अगर मास्टर्स पूरा ना भी करो तब भी आप आ सकते हो, लेकिन 1 साल कंप्लीट कर लो, तो वो मिला करके आपका 4 साल हो जाता है। क्योंकि वो इवेल्युएट करते हैं आपका किस तरह का आपने पढ़ाई किया और उसको देखते हैं कि यहाँ के जो 4 साल की अंडरग्रेड है उसके इक्वलेंट है कि नहीं। अगर वो इक्वलेंट है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वो यहाँ पे मास्टर्स नहीं करने देंगे, आपको अंडरग्रेड में डाल देंगे। तो फिर आप जो बैचलर्स वहाँ किए हुए ऑलरेडी, आपको दोबारा यहाँ करना पड़ेगा। और 1 साल का अगर आपको फाइनेंशियल एड मिल जाती है, आपकी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा नंबर्स होते हैं, तो आपको ग्रांट भी मिल सकता है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, आपको पैसा का असिस्टेंस मिल सकता है। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आके 20 घंटा काम भी कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से वो एनफ नहीं होता है आपका ट्यूशन को कवर करने के लिए। तो इसलिए आप 1 साल का तो लेके चलो ही चलो कि आप 1 साल का एजुकेशन उनको बैंक से थ्रू अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक काम करने वाली बात कर रहे थे हम H1 वीसा की, वो तो बड़ा पॉपुलर है अब इंडिया में, लोग काफ़ी इसके बारे में जान गए हैं। तो मैं बोलूँगा कि जैसे आपको नौकरी मिली
और वो जो आपकी कंपनी जो आपको स्पॉन्सर कर रही है वही आपके लिए सारा चीज करेगी, सारा पेपर वर्क मांगेगी आपके बिहाफ पे यूएस गवर्नमेंट से, और फिर आपको वीसा देंगे। अगेन H1B वीसा का मतलब एट अ वेरी हाई लेवल ये होता है कि हम यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं काम करने के लिए क्योंकि उन्हें लोकल यहाँ अमेरिकन नहीं मिल रहे हैं इस स्किल सेट में। लेकिन मैं फिर बता दूं कि जिस तरह से पहले था इंडिया में कि इंडिया से यहाँ लोग आ जाते थे, अब वैसा नहीं है। काफ़ी स्क्रूटनाइज करते हैं, काफ़ी देखते हैं कि आप एक रियल ऑथेंटिक कैंडिडेट हो यहाँ आने के लिए। तो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा और फिर उससे आप लोग को थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मिलेगा। मेरा ये आइडिया है कि मैं आप लोग को हेल्प करना चाहता हूँ, मगर मैं जैसे मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, मैं कोई लॉ फॉर्म को बिलोंग नहीं करता हूँ, ये मुझे कोई पेड कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। मैं बस अपने एक्सपीरियंस और मैं लोग को चाहता हूँ कि वो आए यहाँ पे। अगर आपको चांस मिले तो आप क्यों नहीं आओ यहाँ। तो इस एपिसोड को यहाँ पे मैं बंद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ये मेरा बहुत नया चैनल है, अभी इसमें बहुत ग्रोथ होनी है, तो जितना आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा कि हम लोग दोनों की ग्रोथ होती रहेगी। मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है कि भाई लीगल वे में आप कैसे आ सको, जो कि शुरुआत में आपको हो सकता है लगे कि अरे मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊं अमेरिका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अमेरिका आके आप फंस जाओ यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ सब लोग सीधे रास्ते से आएँ, और सीधा रास्ता लगेगा टफ शुरू में, लेकिन वो रास्ता आपको बहुत दूर लेके जाएगा। तो इस नोट पे मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और इसके काफ़ी सारे एपिसोड्स आएंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत वाइड टॉपिक है। इसको एक शूट में ख़त्म करना मेरे ख्याल से इस टॉपिक के ऊपर जस्टिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि टाइम लेके धीरे धीरे इसको बनाऊँ और फिर आप लोग के साथ इसके ऊपर पे बात करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, कीप ऑल योर नोटिफिकेशंस ऑन। और मैं बहुत सारे डिफरेंट एपिसोड्स लाऊंगा, कभी अमेरिका में आने के लिए, कभी अमेरिका में रहने के लिए, लोग कैसे रहते हैं, क्या खर्चा होता है यहाँ पे रहने के लिए, शुरू में क्या क्या चैलेंजेस आपकी होती हैं यहाँ पे आने के लिए, उस सारे टॉपिक पे मैं बात करूँगा। उस नोट पे हम ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर मेरे पास अभी आए हैं, जो भी थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत आप लोग से आभारी हूँ, और आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सब लोग हैप्पी एंड हेल्दी रहो, बी काइंड टू अदर्स, बी हम्बल टू अदर्स। थैंक यू सो मच।